Hello everyone, I am Pappu sir. Welcome to you. Welcome to my YouTube channel सानिया बायोलॉजी क्लासेस। आज वेजाइना पर डिस्कस करेंगे। वेजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्स ऑर्गन है, जिसको हम लोग हिंदी में योनि कहते हैं। तो आज वेजाइना पर डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे कि यूटेरस क्या होता है, यूटेरस के कितने भाग हैं, यूटेरस के क्या काम हैं, और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब का भी डिस्कस किया गया था। तो आज हम केवल डिस्कस करेंगे वेजाइना, यानी कि योनि, जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक ट्यूब जैसी रचना है। ट्यूब जैसी यानी कि नली का रचना। इस तरह से आपको याद होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम हम बनाए थे, तो उस डायग्राम में आपको पता होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हो गया सर्विक्स। ये है सर्विक्स, और इसके नीचे वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये टोटल भाग जो हम सर्किल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं हम लोग वेजिना। इसको कहा जाता है वेजिना। तो वेजिना क्या है? एक ट्यूब है। यहाँ देखिए, ये क्या है? एक ट्यूब है। एक ट्यूब जैसी रचना, नली जैसी रचना होती है। ये एक टेम्पोररी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपको ये पता होना चाहिए कि स्त्री के प्रजनन अंग में से ये एक सहायक प्रजनन अंग है। यानी स्त्री के प्रजनन अंग जितने भी होते हैं, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये जितने भी होते हैं, उसमें से वेजाइना जो होता है, ये सहायक अंग है। यानी कि एक एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्त्री का। तो कहते हैं क्या ये स्ट्रेचेज यानी ढीला होता है। ये क्या होता है? ढीला होता है। वेजाइना जो होता है पूरी तरह क्या होता है? ढीला या बढ़ा हुआ आप कह सकते हैं। स्ट्रेचेज का मतलब है ढीला या बढ़ा हुआ या तलरा हुआ। तलरा हुआ जिसको बोलते हैं एक्सपेंडेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है? फैला हुआ रहता है और ये ट्यूब की जैसा दिखाई देता है। अब वेजाइना से इम्पोर्टेंट जो टर्म है उसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो वेजाइना क्या होता है कि मास्कुलर स्ट्रक्चर है। वेजाइना जो होता है वो क्या होता है? मास्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मांसल होता है। यानी वेजाइना बहुत ही ज्यादा कोमल और क्या होता है? मांसल होता है। इसमें हार्डनेस यानी कड़ापन नहीं पाई जाती। ये पूरी तरह सॉफ्ट और स्पंजी होता है। इसीलिए इसके लिए टर्म यूज किए हैं कि वेजाइना यानी कि योनि मांसल होता है, मास्कुलर स्ट्रक्चर होता है। दूसरा टर्म इससे जुड़ा हुआ ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वेजाइना की जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर होता है। बहुत जगह आप देखिएगा 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ रहता है। 8 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये रॉन्ग है। आपको केवल याद रखना है ओनली 10 सेंटीमीटर। ओके, तो वेजाइना की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन आता भी है। नीट, एम्स, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, जितने भी बोर्ड हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है कि फैलोपियन वेजाइना की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो वेजाइना की जो लंबाई होती है, एक निश्चित डिफिनिट जो उसका लेंथ होता है, वो होता है 10 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर बिल्कुल रॉन्ग है, ये नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि वेजाइना की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। हाँ, यदि कोई स्त्री प्रेगनेंसी स्टेज में है तो उसका जो वेजाइना होता है, उसकी लंबाई क्या होता है? बढ़ जाता है। तो बिफोर प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी से पहले जो एक स्त्री अपने पुबर्टी स्टेज से लेकर जो स्टेज को फॉलो करती है, उस स्टेज के बीच में वेजाइना की लंबाई जो होती है डिफिट कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी के बाद वेजाइना की लंबाई जो होती है वो क्या 10 सेंटीमीटर ही रहती है? बिल्कुल नहीं। तो क्या बोलना है? वो बढ़ जाता है। बढ़ता है कितना? वो शरीर के आवश्यकता अनुसार उसका बढ़ता है। तो डिपेंड करता है कि नॉर्मली जो इसका लेंथ है वो क्या है? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, वेजाइना इलास्टिक होता है। आपको इलास्टिक वर्ड आपको पता होगा, फिजिक्स में भी आप 11th में पढ़े होंगे, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी में बताया जाता है कि किसी भी पदार्थ को जब आप खींचते हैं तो वो क्या करता है? जितना कैपेसिटी उसकी रहती है उतना वो खिंचाता है, और खिंचा करके क्या करता है? खिंचाते तलरे हुए चला जाता है। यानी कि उसमें तलरने की कैपेसिटी, फैलने की कैपेसिटी पाई जाती है, और वो जल्दी टूटता नहीं है, ना ही किसी तरह से वो क्या होता है? उसका ब्रेकिंग होता है। तो हम कहेंगे कि वेजाइना में वही गुण होता है रबड़ की तरह, जस्ट लाइक एग्जाम्पल रबर।
रबर की तरह वेजाइना भी क्या होता है, काफी इलास्टिक होता है। इसीलिए देखिए प्रेगनेंसी स्टेज में कि बेबी का जो वेट होता है या बेबी का जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, ज्यादा लार्ज भी होते हैं तभी वो बाहर निकल जाता है। लेकिन बिफोर प्रेगनेंसी के समय स्त्री के वेजाइना देखिएगा बहुत ही ज्यादा छोटा और सिंपल एक छिद्र के रूप में रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो फैलता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि वेजाइना इलास्टिक नहीं होता तो वो इतना बड़ा बेबी जो है उससे बाहर डिलीवर नहीं होता है। ओके, तो लेबर पेन में यानी लेबर जिसको गेस्टेशन कहते हैं यानी प्रेगनेंसी, ये पार्चुरेशन में भी वेजाइना का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है, वो हम फंक्शन में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात है वेजाइना में ग्लैंड नहीं होता है। आप पढ़े हैं, बताया भी गया है कि ओवरी एक ग्लैंड होता है, यूटेरस भी कहीं एक ग्लैंड है, बट आपका वेजाइना क्या है, ग्लैंड नहीं होता है। इसे हम ग्रंथि के रूप में नहीं ले सकते। ग्रंथि कहने का मतलब ये हुआ जिससे किसी स्पेशल टाइप के केमिकल सेक्रेट होता है। केमिकल मीन्स हार्मोन, यानी वेजाइना से किसी प्रकार का हार्मोन का स्राव या सेक्रेशन नहीं होता है। इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि वेजाइना में ग्लैंड नहीं होता है, इसीलिए इससे किसी प्रकार का हार्मोन का स्राव नहीं होता है। ओके, दूसरी बात कहते वेजाइनल ऑरिफिस उससे पहले एक टर्म जानना होगा। वेजाइना वेजाइनल ऑरिफिस में शरीर के बाहर खुलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितने भी स्त्री के प्रजनन अंग की चर्चा कर चुके हैं, या मैंने बताया आप लोगों को कि ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, अभी 3 ही डिस्कस किए, ये 4th नंबर में चल रहे हैं। तो वेजाइनल ऑरिफिस, ये वेजाइनल ऑरिफिस जो होता है वो एक छिद्र है जो वेजिना के सबसे ऊपर होता है और ये शरीर के बाहर खुला हुआ दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि वेजाइना किस छिद्र में खुलता है, तो वेजाइनल ऑरिफिस में खुलता है। दूसरा क्वेश्चन कि वेजाइना शरीर के अंदर खुलेगा कि बाहर खुलेगा, तो हम कहेंगे शरीर के बाहर खुलता है। तो ये सारे टर्म जो भी अंडरलाइन किया हुआ है ब्लू पेन से, आप भी कॉपी में ध्यान से इसको उतार के अंडरलाइन कर लीजिएगा कि एग्जाम के लिए आपको ये छूटे नहीं। पॉइंट टू रिमेंबर, ये वर्ड को समझाया जा रहा है। ओके, वेजाइनल ऑरिफिस यानी कि वो जो छिद्र है जो बाहर की ओर खुलता है, अभी डिस्कस कर रहे थे, उस वेजाइनल ऑरिफिस के ऊपर एक क्या होता है कि झिल्ली होता है। ये मान लिया जाए कि ये पूरा वेजाइना है, सपोज करो ये पूरा वेजाइना है और इस वेजाइना के बीच में ये पूरा वेजाइना जो है एक छिद्र में खुल रहा है। ये छोटा सा छिद्र है जिसको वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं। ओके, अब इस वेजाइनल ऑरिफिस को बाहर से क्या करता है, एक झिल्ली इस तरह से कवर कर लिया, एक झिल्ली कवर कर लिया, तो डेट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड हाइमन। तो यही झिल्ली क्या कहलाती है, हाइमन कहलाती है। तो हाइमन एक झिल्ली है, पतला झिल्ली है, जो क्या करता है कि किसी भी स्त्री को यानी किसी भी गर्ल्स के वर्जिनिटी को प्रूव करता है। यदि हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर आता है और वो कहता है कि ये स्त्री या ये गर्ल्स जो है ये वर्जिन, इट मीन्स कुमारी है या नहीं है, तो हम उसे कैसे चेक कर सकते हैं मेडिकल प्रोफेशन में। तो मेडिकली इसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसके जेनाइटल पार्ट में, वेजाइना के ऊपर जो वेजाइनल ऑरिफिस है उसके बाहर एक झिल्ली पतला सा है या नहीं है। तो अगर ये झिल्ली प्रेजेंट है, जिसको हमने हाइमन कहा, एक डायग्राम में भी आपको यहाँ से दिखाया गया है, ठीक है। ओके, तो छोटा सा डायग्राम में रफ है, समझने के लिए उतारना आपको इसको, डायग्राम कॉपी में नहीं है। तो हाइमन क्या करता है, वेजाइनल ऑरिफिस को बाहर से ढकता है। तो हाइमन एक पतली झिल्ली होता है। अब रही बात कि सर हाइमन का क्या फंक्शन है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कि जब तक ले किसी भी स्त्री की मैच्योरिटी, शरीर के अंदर में एंटीबॉडी, एंटीजन या इम्यूनिटी पावर उसके जेनाइटल पार्ट में जब तक ले पूरा नहीं आ जाए, या ऐसे कह सकते हैं कि जब उसका पूरा शरीर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को मैच्योर नहीं कर सके, तो उस स्थिति तक उसके वेजाइनल ऑरिफिस को बाहर से ढक करके रखता है हाइमन। हाइमन इसलिए ढकता है क्योंकि वेजाइना के बाहर जो भी हेयर निकले होते हैं वो सारे हेयर क्या करते हैं कि नमी के कारण भीग जाते हैं और बहुत सारे डस्ट या बहुत सारे क्या होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियल, फंगल, इस सब का इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इसीलिए उसको बचा करके रखता है। तो एक बात में अगर बोला जाए कि इट इज ए प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन विच कवर्ड ओवर द वेजाइनल ऑरिफिस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कहा जाए कि हाइमन एक पतली झिल्ली है
जो वेजाइनल ओरिफिस को बाहर से कवर करता है। इसका कार्य ये है कि किसी भी कीटाणु, विषाणु या संक्रमण पैदा करने वाले जीवों को अंदर आने से ये रोकता है। ओके ओके। दूसरी बात कि हाइमन की उपस्थिति किसी भी स्त्री को वर्जिनिटी कायम करता है, या हाइमन की उपस्थिति किसी भी गर्ल्स में ये बताता है कि ये वर्जिन है यानी कुंवारी है। ओके ओके। तो एक सबसे बड़ी बात यहाँ हम फिर बोलना चाहेंगे कि आप लोगों में जितने भी स्टूडेंट हैं, यदि किसी स्त्री के वेजाइना के ऊपर हाइमन ना हो, कुमारी भी है और उसके ऊपर हाइमन ना हो, तो आप इसको एक शक की नज़र से नहीं देख सकते कि ये वर्जिन नहीं है। क्योंकि आज के डेट में साइकिल चलाना या जंपिंग करना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना या हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी करना, इन सारे चीज़ों से क्या होता है कि वेजाइना के ऊपर में जो पतली झिल्ली है ये क्या करता है, भंग हो जाता है, यानी ब्रेकिंग हो जाता है, फट जाता है, जिससे आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वर्जिन है या नॉन वर्जिन है। तो हम ये कहेंगे कि हाइमन इज नॉट डिटेक्टेड वर्जिनिटी इन गर्ल्स इन टाइम, यानी इस समय, आज का जो समय है, जो एक मॉडर्न एज है, मॉडर्न युग अभी चल रहा है, फैशन के युग है, तो इस स्टेज में आप ये नहीं कह सकते हैं कि अभी भी जो गर्ल्स हैं क्या वो उसमें हाइमन है तो वो वर्जिन है। नहीं, आज के गर्ल्स में 7-8 ईयर्स हो या 9 ईयर्स हो तो वो स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, तो इस तरह से उसके हाइमन क्या होते हैं, वो कम ही एज में वो ब्रेक हो जाता है। तो इसीलिए तो हाइमन के बारे में आप चर्चा कर चुके हैं, तो आपको ध्यान से इसको सुनना होगा। अब नेक्स्ट वर्ड हम यूज करेंगे, वेजाइना सर्विक्स एवं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बीच खुलता है, फैला रहता है। एक क्वेश्चन आता है कि वेयर द पोजीशन ऑफ वेजाइना इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, कहते हैं क्या कि वेजाइना की स्थिति जो होता है स्त्री प्रजनन अंग में या स्त्री प्रजनन तंत्र में कहाँ होता है। तो आप कहिएगा कि वेजाइना, सर्विक्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी बाह्य संनांग, आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि सर्विक्स क्या कहता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ग्रीवा, सर्विक्स को बोलते हैं हिंदी में ग्रीवा, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया को बोलते हैं हिंदी में बाह्य संनांग। ओके, तो सर्विक्स का चर्चा हम यूटेरस में कर चुके हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया की चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम डिलीवर करेंगे। तो सर्विक्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बीच में क्या करता है, वेजाइना रहता नहीं है, फैला रहता है, रहता नहीं है, क्या करता है, फैला रहता है। समझिए, ये हो गया सर्विक्स, ये हो गया सर्विक्स, और ये हो गया वेजाइना, और ये बाहर में जो आप देख रहे हैं इस तरह से जो कवरिंग किए हैं, इसका नाम है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो कहते हैं कि ये बीच में क्या है, ये पूरा क्या है, वेजाइना है, और ये क्या है, सर्विक्स, और नीचे सबसे क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, तो अब डिस्कस करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि पोजीशन वेजाइना का स्त्री के शरीर में कहाँ होता है। ओके, ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, आपको ध्यान से इसको बढ़िया से नोट कीजिएगा, रेड पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा। ओके, वेजाइना के सतह पर स्ट्रेटिफाइड एस्क्यूमस एपिथेलियल, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो नीट एम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आपके बिहार बोर्ड के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एस्क्यूमस एपिथेलियल क्या है, तो कहते हैं ये एक प्रकार का उत्तक है। कैसा उत्तक है, उपकला उत्तक है। आपको पढ़ाया गया होगा 11th क्लास में, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो क्लास 11th में आपको एक चैप्टर था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में संरचनात्मक संगठन में फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस किए थे एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में सबसे पहला टिश्यू जो था वो था एपिथेलियल टिश्यू, हिंदी में उपकला उत्तक कहते हैं। तो उपकला उत्तक का ही प्रकार है स्ट्रेटिफाइड एस्क्यूमस एपिथेलियल। आप देखिएगा कि ये वेजाइना है, मान लिया गया ये वेजाइना है, तो वेजाइना के शरीर पर यानी सतह पर ये वेजाइना हो गया। तो इसका जो भित्ति है बाहर, ये जो भित्ति है जो काफी लचीला और फैला हुआ रहता है, तो इस भित्ति पर क्या करता है, इस तरह का जो है एक चादर या लेयर लिपटा रहता है, लेयर, इसी लेयर को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एस्क्यूमस एपिथेलियल। तो क्वेश्चन आता है कि वेजाइना की सतह पर ऐसा कौन सा उत्तक होता है जिससे वेजाइना काफी लचीला और इलास्टिक होते हैं, तो बोलिएगा स्ट्रेटिफाइड एस्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। ओके ओके, नेक्स्ट, वेजाइना में लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस बैक्टीरिया होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि वेजाइना में लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस बैक्टीरिया होता है।
यानी कि वेजाइना में, स्त्री के वेजाइना में एक सबसे इम्पोर्टेंट जीवाणु होते हैं, और वो जीवाणु क्या कर, उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। तो आपको इस जीवाणु के नाम में कुछ थोड़ा सा काफी इंटरेस्टिंग वर्ड यूज हुआ होगा, लैक्टोबैसिलस, यानी कि लैक्टिक एसिड की बात करेगा। ओके ओके, तो कहते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड क्या करता है कि वेजिना में लैक्टिक एसिड क्या करता है, ग्लाइकोजन से बनाता है। वेजाइना में लैक्टिक एसिड क्या करता है, ग्लाइकोजन से बनाता है। अब रही बात कि सर स्त्री के वेजाइना में ग्लाइकोजन आया कहाँ से, हमने तो अभी तुरंत समझा कि चलो लैक्टिक एसिड ये है कि इस बैक्टीरिया से निकलता होगा, लेकिन ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाएगा कहाँ से। तो हम कहते हैं कि स्त्री जो शरीर, मनुष्य जो होता है, मनुष्य में मेल फीमेल दोनों हैं, तो मनुष्य क्या करता है कि जितने भी भोजन ग्रहण करता है तो सारा भोजन डाइजेस्ट होकर के क्या करता है, ग्लाइकोजन में, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज हमारे बॉडी के ब्लड द्वारा या लिम्फ के द्वारा क्या करता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट होकर के एनर्जी जहाँ जहाँ हो वहाँ पर वो क्या करता है कि फैला देता है, एनर्जी को वो रिलीज करवाता है, एब्जॉर्ब करवाता है। लेकिन कुछ यानी जब ग्लूकोज क्या करता है, पूरे शरीर में गया तो ब्लड के थ्रू गया तो एनर्जी का रूप हो गया, ग्लूकोज के रूप में ही। लेकिन यदि ग्लूकोज मसल्स में चला गया, मांसपेशी में चला गया, तो मांसपेशी में जैसे ही ग्लूकोज आता है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोले, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि ग्लाइकोजन जैसे ही मांसपेशी में जाता है, सॉरी, ग्लूकोज जैसे ही मांसपेशी में जाता है तो उस मांसपेशी में मायोग्लोबिन पाया जाता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो हम कहेंगे कि आपने अभी तुरंत जाना कि वेजाइना क्या एक हड्डी नहीं, वेजाइना क्या एक मास्कुलर अंग है, यानी मांसल संरचना है। तो जब ये मांसल संरचना है तो ग्लूकोज जब मांसल संरचना में जाएगा तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो लैक्टिक एसिड क्या करता है कि इस बैक्टीरिया से निकलता है और लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस बैक्टीरिया क्या करता है कि वेजाइना में पाए जाने वाले ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। और लैक्टिक एसिड में जैसी बदल देता है तो वेजाइना की अम्लता बढ़ जाती है। यानी वेजाइना कैसा हो जाता है, जब वेजाइना में अम्ल लैक्टिक एसिड वहां पर फैल जाएगा तो वेजाइना क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। यस, अम्लीय हो जाएगा। जब अम्लीय हो जाता है तो उस अम्लीयता का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 4.9 से 3.5, यानी कि 4.9 से 3.5। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जब ये पीएच स्केल जब देखिएगा कि 7 से कम है तो क्या होगा, 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से ज्यादा है तो क्षार है, और 7 है तो वो क्या है, उदासीन है। तो हम कहेंगे ये 7 से 7 से कम है तो ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो इसका पीएच वैल्यू क्या है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि वेजाइना में जो लैक्टिक एसिड होता है इस कारण से वेजाइना अम्लीय है, करेक्ट है। बट वेजाइना की जो एसिडिटी है यानी अम्लता है वो कितनी होती है, उसका पीएच मान क्या होता है, तो 4.9 से 3.5। अब सुनिए ये बात कि हमने यहाँ 2 टर्म यूज किया, ग्लाइकोजन, एक लैक्टिक एसिड। अब कहिएगा कि सर स्त्री के वेजाइना में लैक्टिक एसिड आया कहाँ से, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो ग्लाइकोजन को लेकर के या ग्लाइकोजन को तोड़कर लैक्टिक एसिड बना देता है। तो लैक्टिक एसिड वेजाइना में फैल गया और उसका पीएच मान कितना हो गया, 4.9 से 3.5। अब रही बात कि सर सुनते हैं कि एसिड जो होता है वो क्षार को क्या करता है, काट देता है या क्षार से रिएक्ट कर लेता है, सही बात है। तो हमारा सीमेन भी, फीमेल यानी मेल का जो सीमेन होता है वो भी क्षारीय होता है, अल्कलाइन होता है, विस्कस मैटर होता है। तो यदि सीमेन क्या करता है, वेजाइना में जाता है पेनिस के थ्रू, तो क्या सीमेन जो है वो वेजाइना के अंदर प्रवेश कर सकेगा, क्योंकि वेजाइना पहले यहाँ एसिडिक है। तो हम कहेंगे ऐसी बात नहीं है, ये एसिडिक है बट इसके एसिडिटी को कम करता है कौन, स्पर्म, जो कहाँ होता है, सीमेन में। तो सीमेन में स्पर्म होता है, जो स्पर्म क्या करता है, इसके एसिडिटी को कम कर देता है, तब जाकर के स्पर्म सीधा फैलोपियन ट्यूब में जाके फ्यूज करता है, फिर आगे प्रोसेस एम्ब्रायन डेवलपमेंट शुरू होता है स्त्री के शरीर में। तो आज वेजाइना पर लेक्चर दिया गया है और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ वेजाइना एंड नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसका नाम होगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो थैंक यू, और जितने भी हैं उन सभी को स्क्रीनशॉट करके कॉपी में उतार लीजिएगा और बढ़िया से इसे रीड कीजिएगा, क्लास खुलने पर ज़्यादा आपको समझ में आएगी। ओके।
तो अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और एंड थैंक यू एंड वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर।